आज से 50 साल पहले इंसानों ने वो काम कर दिखाया था जो पूरी इंसानी प्रजाति के लिए मात्र एक सपना था, और वो था इंसानों का चांद पर कदम रखना। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जब चांद पे चलना शुरू किया तो ये स्टेप इंसानी प्रजाति के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आज से 50 साल पहले ही हमने चांद पर कदम रख दिया था तो आखिरकार आज हम लोग चांद पर क्यों नहीं जाते हैं। मैं जब भी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के मून लैंडिंग वीडियो को देखता हूँ तो मैं इस चीज के बारे में हमेशा सोचता हूँ कि आखिरकार एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या इसके पीछे का रीजन सिर्फ पैसे की कमी है या फिर मून लैंडिंग के पीछे कुछ ऐसा चीज छुपा हुआ है जिसे हमें नहीं बताया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर 1960 जब दुनिया के दो सुपर पावर के बीच एक वॉर चल रहा था। मैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेस वॉर की। इस दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस की शुरुआत हुई थी, और इसी स्पेस रेस के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे थे। ये पूरा स्पेस रेस एक सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद शुरू हुआ था, जब सोवियत यूनियन ने 1957 में अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था उसे लॉन्च किया। सोवियत यूनियन के इतने बड़े को देखकर अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम सीधे अपना पैर चांद पर रखेंगे। यानी कि अमेरिका ने ये कहा कि हम अपने एस्ट्रोनॉट को चांद में सेफली लैंड करवाएंगे और फिर वापस उन एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी में लाएंगे। और फिर दोनों देशों ने एक दूसरे को चैलेंजेस देना स्टार्ट किया, और इसी तरह स्टार्ट हुआ था दुनिया का सबसे पहला स्पेस रेस। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कहा दिया था कि हम इंसानों को सेफली चांद पर लैंड करवाएंगे और फिर इंसानों को वापस पृथ्वी में भी लाएंगे। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. लेकिन ये चीज जितना कहने में आसान लग रहा था, एक्चुअल में उससे कई गुना ज्यादा ये मिशन मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उस टाइम का टेक्नोलॉजी भी काफी लिमिटेड था, और इसके साथ ही इस मिशन में कई $मिलियन का खर्चा आने वाला था। हालांकि इन सभी चीजों का सोल्यूशन अमेरिकन गवर्नमेंट ने निकाल लिया, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसे आज हम लोग अपोलो प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब बचा था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे कि हम लोग मून में लैंड कर सके। और नासा के कई हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियरों के साथ साथ कई कर्मचारियों ने दिन रात करके इन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और फिर कई हजारों वैज्ञानिक और कर्मचारियों के मेहनत के बाद अपोलो प्रोग्राम का सबसे पहला मिशन तैयार हो गया। 1967 ये वो साल था जिस साल अपोलो प्रोग्राम का सबसे पहला मिशन अपोलो 1 को लॉन्च किया गया। लेकिन अफसोस क्रू मॉड्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्रू मॉड्यूल में आग लग गया, जिसके वजह से 3 एस्ट्रोनॉट जलकर राख हो गए। इस इंसिडेंट ने फिर से एक बार पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने हार नहीं माना। इस मिशन को कंटिन्यू करते हुए और कई सालों के डेवलपमेंट और टेस्ट फ्लाइट के बाद फाइनली एक डेट को निकाला गया, जिस डेट में एस्ट्रोनॉट को मून में भेजा जाएगा। 16 जुलाई 1969 ये वही दिन था जिस दिन अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को कैप कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, जिनमें से पहले थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और फिर टाइम आता है 20 जुलाई 1969। ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन इन एस्ट्रोनॉट ने मून में लैंड किया था। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा तो उन्होंने एक बात कहा था। इन्होंने कहा था कि ये इंसान का एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। It's one small step for man, one giant leap for mankind. और फिर इसके बाद कई मून मिशन किए गए, जिनमें से अपोलो 12, 14, 15, 16 और 1972 में अपोलो का सबसे अंतिम मिशन अपोलो 17 को अंजाम दिया गया। इन मिशन ने चांद के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठा किया था। हम लोग इन्हीं मिशन की मदद से जान पाए थे कि आखिरकार चंद्रमा का सतह, खनिज और पर्यावरण कैसा है। लेकिन अचानक 1972 के बाद, यानी कि अपोलो 17 मिशन के बाद ये सभी चीजें होना बंद हो गया। फिर अचानक कुछ महीने के बाद पता चलता है कि अपोलो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अपोलो प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से चल रहा था, एस्ट्रोनॉट चांद पर जा भी रहे थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से अपोलो प्रोग्राम मिशन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। तो अपोलो प्रोग्राम को बंद करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था मनी प्रॉब्लम, क्योंकि मून लैंडिंग के बाद अपोलो प्रोग्राम में ना तो किसी पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट रहा और ना ही किसी आम जनता का इंटरेस्ट रहा, क्योंकि अपोलो प्रोग्राम को एक चैलेंज के रूप में स्टार्ट किया गया था और ये चैलेंज पूरा हो गया था। अमेरिका ये चैलेंज को जीत गया था। इस चैलेंज
इनमें अमेरिका का मेन मकसद था सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ना, जो इन्होंने मून लैंडिंग से कर दिखाया। और ये वही कारण था जिसकी वजह से अपोलो प्रोग्राम में अपोलो 17 मिशन के बाद अपोलो प्रोग्राम के एक भी मिशन लॉन्च नहीं किए गए थे। और फिर अगले कई दशकों तक इंसानियत ने चांद की तरफ सिर्फ दूरबीनों और रोबोटों के माध्यम से ही देखा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम लोगों ने आज से 50 साल पहले ही चांद पर कदम रख लिया था, तो आज के मॉडर्न युग में हमारे पास उस टाइम के कंपेयर में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, तो फिर भी हम लोग चांद पर क्यों नहीं जाते हैं? वेल, आज के टेक्नोलॉजी से देखें तो ये कहना सही है कि चांद पर जाना पहले के कंपेयर में आज बहुत ही आसान हो गया है। वेल, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। 1969 में अपोलो मिशन में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था वो आज के साधारण स्मार्टफोन से भी कम पावरफुल था। आज हमारे पास ऐसे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें चांद पर बहुत ही आसानी और सुरक्षित तरीके से ले जा सकते हैं। SpaceX का फाल्कन हेवी रॉकेट और नासा का SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम आज सबसे पावरफुल रॉकेट है जो भारी उपकरणों और इंसानों को चांद तक आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसके वजह से आज 50 साल के बाद भी हम लोग चांद पर नहीं जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है चांद पर रेडिएशन का होना। चांद पर धरती की तरह कोई वातावरण नहीं मौजूद है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचा सके। वहाँ पर लंबे समय तक रहने के लिए हमें कोई ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो रेडिएशन से हम इंसानों को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा चांद के सरफेस में लंबे समय तक हम इंसानों के लिए रहना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वहाँ का तापमान दिन में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि रात के समय का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस सिचुएशन में अगर हम लोगों को चांद में लंबे समय तक रहना है तो हम लोगों को कोई ऐसा बेस बनाना पड़ेगा जो इन सभी चीजों को झेल सके। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंटिस्ट ऐसे ही कुछ बेस पर रिसर्च कर रहे हैं जो इन सभी चीजों को झेल सके। हालांकि अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मून में हम लोग आराम से लैंड कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मकसद सिर्फ मून में लैंड करना ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का मकसद है मून में एक बेस बनाना और मून के वातावरण और वहाँ पे मौजूद चीजों पर रिसर्च करना। और इन सभी चीजों को अंजाम देने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें मून लैंडिंग की तो हम लोग बिना कोई दिक्कत के मून में लैंड कर सकते हैं, लेकिन मून के हार्श वातावरण की वजह से हम लोग खुले में ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें मून में टेम्पररी बेस बनाना पड़ेगा, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। वेल, साइंटिस्टों ने अभी तक मून लैंडिंग से रिलेटेड लगभग सारे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि उन सभी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द सॉल्व भी कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके वजह से मून लैंडिंग को टाला जा रहा है। अगर हम लोग दुनिया के सबसे पहले मून लैंडिंग की बात करें, जिसे 1969 में अंजाम दिया गया था, जिसका टोटल खर्चा लगभग $25 बिलियन का आया था, जिसे अगर हम लोग आज के हिसाब से देखें तो ये $150 बिलियन के बराबर होता है। और ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साइंटिस्ट चांद पर जाना ही नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से 1960 में एक स्पेस रेस शुरू हुआ था जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच था, लेकिन अब दुनिया में एक और स्पेस रेस शुरू हो चुका है। लेकिन ये स्पेस रेस सिर्फ अमेरिका और किसी एक स्पेसिफिक देश के साथ नहीं है, बल्कि इसमें कई कंट्री और कई प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। नासा ने आज से कुछ साल पहले ही मून लैंडिंग मिशन को स्टार्ट भी कर दिया है और हम लोग इस मिशन को आर्टिमस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। आर्टिमस प्रोग्राम का सबसे पहला मिशन 16 नवंबर 2022 को अंजाम दिया गया था। और अगर हम लोग इस प्रोग्राम से रिलेटेड नासा के प्लानिंग की बात करें तो आर्टिमस 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2022 में, और आर्टिमस 2 को अप्रैल 2026 में शेड्यूल किया गया है, और आर्टिमस 3 को मिड 2027 में, और आर्टिमस 4 को सितंबर 2028 में, और आर्टिमस 5 को मार्च 2030 में शेड्यूल किया गया है। नासा के अकॉर्डिंग आर्टिमस प्रोग्राम में 5 मिशन होने वाले हैं। हालांकि जो मैंने आप लोगों को डेट बताया है वो एक एस्टिमेटेड डेट है। अगर प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चला और सब कुछ सही रहा तो हम लोग इन डेट के हिसाब से चल सकते हैं। आर्टिमस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का पीछे का रीजन सिर्फ चांद में लैंड ही नहीं करना है, बल्कि वहाँ पे एक स्थायी बेस बनाना है, और इन बेस में वैज्ञानिक लंबे समय तक रहेंगे और यहाँ पे मौजूद संसाधनों का उपयोग करके यहाँ पे सरवाइव करना सीखेंगे। और इसके साथ ही वैज्ञानिक चांद का उपयोग मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। और आर्टिमस 2 और आर्टिमस 3 के जरिए इंसानों को मून में भेजा जाएगा। हालांकि जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ जगहों में जो डेट दिखाई दे रहा था वो 2025 का दिखाई दे रहा था, और कुछ जगहों में डेट
डेट 2026 और 2027 का भी दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी तक डेट को कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, एक एस्टिमेटेड डेट जरूर निकाला गया है, लेकिन एक कंफर्म डेट अभी तक नहीं निकाला गया है। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इन मिशनों का डेट आगे पीछे हो सकता है। सिर्फ नासा ही मून में नहीं जाना चाहता है, बल्कि इलोन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये भी मून में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही चीन भी इस रेस में शामिल है। चीन का लक्ष्य है 2030 तक चांद पर इंसानों को भेजना और वहाँ पे एक अस्थायी बेस बनाना। हालांकि इसमें हमारा भारत देश भी पीछे नहीं है। भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करके दिखाया है, जो कि पूरी दुनिया में एक गर्व की बात है। और आने वाले कुछ सालों में भारत चंद्रयान 4 को भी लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए चांद की मिट्टी के सैंपल को वापस पृथ्वी में लाया जाएगा। इन सभी चीजों के अलावा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतने सारे देश और प्राइवेट कंपनियां आखिरकार चांद में जाना ही क्यों चाहते हैं। दरअसल इसका जवाब है चांद में मौजूद संसाधनों का। चांद में एक बहुत ही खास तरह का रेयर आइसोटोप पाया जाता है, जिसे हम लोग हीलियम 3 कहते हैं। इस हीलियम 3 का उपयोग हम लोग फ्यूचर में एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा चांद पर पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी चीजें मौजूद है, जिसका उपयोग करके हम लोग ईंधन बना सकते हैं। और फिर हम लोग मून को एक फ्यूल स्टेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसी फ्यूल का यूज करके हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपका हर एक कमेंट में ध्यान से पढ़ता हूँ और उन सभी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे, ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूँ। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तब तक आप इस वीडियो को देखो, जिसमें मैंने मार्स कॉलोनाइजेशन के ऊपर डिटेल में चर्चा किया है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।